अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी कराची में मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हुआ एक ज़बरदस्त मुजाहरा। आइए आपको लिए चलते हैं वहाँ पे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ये मनाजिर देख सकते हैं। बिजली के हाथों तंग लोगों ने KSC के हाथों तंग लोगों ने सड़कों पे आके ज़बरदस्त मुजाहरा और हंगामा आराई की, जिसे दबाने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद है और मुजाहिरीन जो हैं वो पथराव और पुलिस के साथ तसादुम की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे हमें नजर आ रही है। पुलिस की भारी नफरी सड़कों पर यहाँ पे मौजूद है और मुश्तइल मुजाहिरीन को दबाने के लिए, और नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस की जानिब से आंसू गैस शेल्स का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है ताकि मुजाहिरीन को उनकी हदूद में रखा जा सके। लेकिन मुजाहिरीन जो हैं वो इस कदर तंग आ चुके हैं कि वो किसी तरह से भी कंट्रोल में नहीं आ रहे और उन्हीं के लिए यहाँ पे पुलिस की बहुत ज्यादा नफरी हमें नजर आ रही है। पुलिस ने यहाँ पे लाठी चार्ज पे भी थोड़ी देर पहले आपने स्क्रीन पे अपने मनाजिर देखे लाठी चार्ज के, और देखिए यहाँ पे लाठी बरदार दस्ते जो हैं पुलिस के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से अभी पीछे आंसू शेल्स का भी इस्तेमाल किया गया और लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। पुलिस के एक नया दस्ता भी यहाँ पे मजीद पहुंच चुका है पुलिस की मदद के लिए। पुलिस की जानिब से आंसू गैस और लाठी चार्ज के इस्तेमाल के बाद मुजाहिरीन जो है वो वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए मंजर आम से गायब तो हो गए, लेकिन मुजाहिरीन नजदीकी गलियों वगैरह में चले जाते हैं और वहां से वो दोबारा इकट्ठे होकर फिर से। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि उसमें 3 दफा कम से कम दिखाई गई बख्तरबंद गाड़ी जो पुलिस वालों की है। ये आम हालात में नहीं आती। जब बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए कोई एजिटेशन जो है तो उन तक रसाई के लिए पुलिस के दस्ते इसमें बिठा के उन तक पहुंचना होता है, या किसी को रेस्क्यू करना हो, वहां से निकालना हो, तो उसके लिए तो इसका आपको जिक्र करना चाहिए था कि आप देख रहे हैं नाजरीन, बख्तरबंद गाड़ी भी इस वक्त पुलिस की वहां मौजूद है, जिससे साफ पता चल रहा है कि सूरत हाल वहां काफी गंभीर है। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई मुजाहिरा होता है तो मुजाहिरीन के मुतालबे का जरूर तस्करा किया जाता है। तो ये 2-3 चीजें, बट ओवरऑल जब लाइव फीड चल रही होती है, कमेंट्री चल रही होती है, तो ये मार्जिन दिया जाता है। कैसी परफॉर्मेंस रही आप? परफॉर्मेंस आज की बस अभी तक मेरे कान गर्म हुए हैं। बड़ी धुआंधार किस्म की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि फॉर्मेट जो था ना वो आज हर दफ़ा ही चेंज हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ही टोटली चेंज हटके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सोचा भी नहीं था। तो बस ये है कि वीडियो का थोड़ा सा उन्होंने प्रीव्यू दिखाया और उसके बाद हमने उस वीडियो को जो है वैसे कमेंट्री उस पर रिपोर्टिंग सी करनी थी। तो अब वो जब आप बोल रहे होते हो वीडियो को देख के, वो फटाफट लफ्ज़ों को जहन में लेके आना, बनाना और बस कॉन्टीन्यूसली बोलते रहना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम तक इत्तलात पहुंची हैं कि लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट, सबसे मशहूर मार्केट शालमी मार्केट में जो है वो आग लग गई है। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा हैदर मुर्तज़ा। उनसे पूछते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी हैदर, हमें ये बताइएगा कि ये आग एग्जैक्ट किस जगह पर लगी है शालमी में? जी फ़हीम, जहाँ तक एग्जैक्ट जगह का ताल्लुक है तो जहाँ आग लगी है शालमी मार्केट में, ये एक प्लाजा है जिसे अरशद प्लाजा के नाम से याद किया जाता है। इस प्लाजे में आग लगी है। बुनियादी तौर पर इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आप मेरे पीछे जो मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे यकीनन, और इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर शिद्दत है इस आग में। आप जैसा कि बता रहे हैं कि अरशद प्लाजा में जो है वो आग लगी है, तो उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे प्लाजा हैं जहाँ पे खुसूसन प्लास्टिक और केमिकल के हवाले से काम होता है। तो क्या आग अभी उन प्लाजों तक पहुंची है? अगर पहुंची है तो वहां पे अगर आग के ऊपर पानी के इस्तेमाल से बेहतर अगर फोम का इस्तेमाल किया जाए, तो इस हवाले से क्या रेस्क्यू टीमें या फायर ब्रिगेड की जानिब से आपकी बात हुई हो? इस हवाले से उन्होंने आपको कोई गाइड किया? जी, मैं आपको बताता चलूं कि जिन प्लाजों की आप बात कर रहे हैं उन तक आग पहुंच चुकी है और पिछले 2 घंटों से ये आग लगी हुई है और इसी वजह से ताजरान का भी एहतजाज हो रहा है। और जिन प्लाजों की आप बात कर रहे हैं यहां पर अब आग पहुंची है तो इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। तो हैदर, आपने रेस्क्यू टीमों के हवाले से बात की, तो वो उनका क्या मौकफ है कि कब तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? वहीं बताता चलूं कि पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर भी यहां पर पहुंचे और उनसे हमने बात की तो उनका यह कहना था कि इस आग को पर काबू पाने के लिए मजीद 24 घंटे दरकार हैं। इससे पहले इसको मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। हाँ, इसकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है, जिसके लिए रेस्क्यू वर्कर। अस्सलाम वालेकुम, वक्त न्यूज में खुशामदीद। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नौवे में होने वाले बम धमाकों और फायरिंग के नतीजे में हलाकतों की तादाद 92 हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि इन धमाकों में इंतहा पसंद मसीही मुलव्विस हैं। कराची में होने वाली फायरिंग के नतीजे में मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने 4 रुकनी अमन कमेटी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सबसे कम उम्र और पहली खातून वजीर खारजा हिना रबानी खर अपने पहले दौरे पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए आसियान रवाना हो गईं। आज हिलरी क्लिंटन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने आला सरकारी अफसरों और पंजाब के वुज़रा के बैरूनी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। ब्रेक के बाद खबरों की तफसील होगी, वक्त के साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब खबरें तफसील के साथ। नॉर्वे में होने वाले बम धमाकों और फायरिंग के नतीजे में हलाकतों की तादाद 92 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी, जबकि हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। पुलिस हुकाम का कहना था कि इन धमाकों में इंतहा पसंद मसीही मुलविस हैं। नॉर्वेजियन हुकाम के मुताबिक 32 साला आंद्रे बैरिंग, जो कि पुलिस वर्दी में मलबूस फायरिंग करते हुए गिरफ्तार हुए, पुलिस हुकाम के मुताबिक उनका ताल्लुक नॉर्वे से ही है और वो नॉर्वे के शहरी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नॉर्वेजियन वजीर आजम जेन्स स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि ये धमाके बुज़दिलाना कार्रवाई हैं, जबकि उन्होंने इन धमाकों को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा नुकसान और कौमी अलमिया करार दिया। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के नतीजे में मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने क़याम अमन के लिए कराची में फौरी तौर पर 4 रुकनी अमन कमेटी का ऐलान कर दिया और पीपल्स पार्टी के वज़रा को किसी भी किस्म की बयानबाजी से रोक दिया गया। ठीक है जनाब, आप यहाँ पर खबरों को तो शेर सुनाइए। मेरे शहरों को किसकी नजर लग गई, मेरी गलियों की रौनक कहाँ खो गई। आ गई सो गई, रोशनी बुझ गई, हम तो निकले थे हाथों में सूरज लिए, रात क्यों हो गई। तालिबाने सहर आओ सोचें जरा, आओ देखें जरा, आरजू के सितारों से दमका हुआ परचमे रोशनी किस तरह फट गया। कौन सा मोड़ हमसे गलत कट गया, फूल रुत में खिजां किस तरह छा गई, बीज क्या बो गई। हम तो निकले थे हाथों में सूरज लिए, रात क्यों हो गई, रात क्यों हो गई। जी तो फ़हीम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, हर एक से मैं पूछती हूँ कि कौन किसको देख रहे हैं आप टॉप 3 में, या कौन टफ कॉम्पिटिटर है, तो जी फ़हीम पहला नाम याद है। ऐसा क्यों फ़हीम? कोई दहशत फैलाई हुई है, कोई पैसे लगाए हुए हैं? मुझे नहीं समझ आती, मैंने यहाँ पे किसी का कुछ देना है नहीं, लेकिन लगता है किसी को तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे मैं ही समझता हूँ कि सभी इस काबिल हैं कि वो टॉप 3 में हों। लेकिन अगर कोई मुझे समझता है कि मैं टॉप 3 तक जाऊँगा तो ये लिए उनका बीइंग सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम फ़रानी और वक्त न्यूज़ के प्रोग्राम में आपको कहता हूं खुशामदीद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम 2-3 मुख्तलिफ इश्यूज़ पर आपके साथ बातचीत शेयर करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ी खबर जिसे मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान के लिए स्पेशली और पाकिस्तान का जो कश्मीर कॉज है उसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी, वो मंजर आम पर आई कि अमेरिका की रियासत वर्जीना में पिछले 17 साल से मुकीम मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा, दानिश्वर और कश्मीर अमेरिकन कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनकी गिरफ्तारी के पीछे पसे पर्दा जो मुहर्रिकात हैं, जो पसे पर्दा हकायक हैं, उनसे पर्दा उठाने की आज हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब के बारे में मैं थोड़ा सा ये जिक्र करता चलूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो पिछले 17 साल से अमेरिका में अपनी जो कि उनकी जो NGO है कश्मीर अमेरिकन कौंसिल के नाम से, पिछले 9 साल से अमेरिका में ये एक रजिस्टर्ड जो है वो NGO है, जिसे वो बड़ी कामयाबी के साथ बड़े पुरअमन तरीके से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को सपोर्ट करने के लिए जो है वो चला रहे थे। लेकिन उन्हें गुज़श्ता रोज़ चंद दिन पहले जो है वो अमरीकी कानून साज इदारों में $20,000 की रकम जो है बांटने के इल्ज़ाम में, जो तो इल्ज़ाम उन पर यह लगाया गया कि वो इस रकम को अमरीकी कानून साज इदारों में बांट कर जो है वो सियासी हमायत हासिल करना चाह रहे थे। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है जो इनकी गिरफ्तारी के जो इल्ज़ाम था उसमें शामिल की गई, वो ये की गई कि डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई एक कंप्लीट नेटवर्क जो है वो ऑन करते हैं, उसे रन कर रहे हैं, और इस नेटवर्क के जरिए से ISI ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने 4 अरब अमरीकी डॉलर जो हैं वो अमरीका के मुख्तलिफ इदारों और एजेंसियों में जो हैं वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। नाज़रीन, यहाँ पे जो काबिल गौर करने की बात है वो ये है कि डॉक्टर फ़ाई की गिरफ्तारी उस वक्त अमल में लाई गई जबकि अमरीका की वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन जो हैं वो भारत के दौरे पर थीं, और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयानात भी दिए जिसके ऊपर पाकिस्तान को अपने दिफाई हवाले से और पाकिस्तान को अपनी सालमियत के हवाले से कुछ क्वेश्चंस पाकिस्तान के उस पर मौजूद हैं। और कल अभी वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब ने जो है वो हिलरी क्लिंटन के इस बयान को अफसोसनाक भी करार दिया। हिलरी क्लिंटन साहबा का ये बयान कि भारत को चाहिए कि वो खित्ते में कायदाना किरदार अदा करें, एक तरफ
तो ये इलाके में ताकत के तवाजुन को सबूताज करने की भी कोशिश समझी जा रही थी। और इसके साथ ही फिर अमेरिका में डॉक्टर फाई की गिरफ्तारी का अमल में आना और इस पे पाकिस्तान में ISI को इन्वॉल्व करना, और फिर बराह रास्त ये भी समझा जा रहा था कि इसके जरिए से कश्मीर कॉज को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक पसे पर्दा हकाइक में एक और बात जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूंगा वो ये है कि इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक जब लाहौर में रेमंड डेविस की गिरफ्तारी अमल में आई, जब रेमंड डेविस ने यहाँ पे अमेरिका के एजेंट ने 2 नौजवानों को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो FBI की एक टीम ने वर्जीना में खुसूसन डॉक्टर फाई से मुलाकात की और उन पर यह जोर दिया कि वो रेमंड डेविस की गिरफ्तारी जो हुई है उससे उनकी रिहाई के लिए FBI के साथ ताउन करें, जिस पर डॉक्टर फाई ने जो है वो वाज़े तौर पर इस चीज़ से इनकार कर दिया था कि वो एक प्रोफेसर हैं, उनका इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद इन पसे पर्दा हकाइक में एक और बात यह भी आती है कि जब चंद माह पहले पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद में अमेरिकन दस्तों ने एक खुसूसी ऑपरेशन के जरिए उसामा बिन लादेन को जो है वो मारने का दावा किया, उसामा बिन लादेन को मार दिया गया, उसके पसे पर्दा हकाइक में यह बात भी आती है कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन और उसके खानदान का DNA हासिल करने के लिए एक जाली वैक्सीनेशन मुहिम जो है वो स्टार्ट की, और उसके लिए CIA ने अपने मोहरा डॉक्टर शकील आफरीदी को जो है वो इस्तेमाल किया, जो बाद में डॉक्टर शकील को जो है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने गिरफ्तार भी कर लिया। तो अब यह भी समझा जा रहा है कि चूंकि अभी पिछले दिनों बल्कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके जो चेयरमैन है जेम्स ऑर्कलर, वो भी पाकिस्तान के दौरे पर थे, लेकिन इसके साथ साथ टाइम खत्म हो गया है। देखिए, मेरी 2 ऑब्जर्वेशंस हैं अब इसके बारे में। एक ये कि इसमें काफ़ी वक्त तो आपने लिया हमें ये खबर सुनाने में कि डॉक्टर फाई गिरफ्तार हुए, कैसे गिरफ्तार हुए, कि उन्होंने गिरफ्तार किया, क्या इल्ज़ाम था उनके ऊपर। जब हम बात तबसरे की करते हैं तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यकीनन देना होता है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा वक्त लगाने की बजाय फिर आपको अपना एनालिसिस देना होता है कि आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी वक्त लगाया हमें इवेंट्स बताने में कि इवेंट्स क्या क्या हुए हैं। जो चीज़ें मैं जज कर रहा हूँ आज की इन परफॉर्मेंस में वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके अल्फाज का चुनाव, आपका तलफ़ुज़ और आपकी एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन है। तो वो चीज़ें आपकी अच्छी थी। तज्ज़िये के हवाले से आपने सुन लिया। वैसे शुरू में मैंने भी बात नोट की थी कि आपने खबर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करती थी कि वो क्या 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 करते हैं। तो जो बात के पार्ट्स थे जैसे कि डॉक्टर शकील की गिरफ्तारी, जो कि हमने बहुत कम सुनी क्योंकि वो बहुत एंड पे चला गया था सिलसिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंडिया वाला बहुत अच्छा पॉइंट था। इट वॉज गुड, आई मीन फॉर अ बिगिनर इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। क्योंकि तज्ज़िया वैसे ही एक आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत नॉलेज चाहिए होता है और बहुत साल चाहिए होते हैं इस स्टेज तक पहुंचने के लिए खास तौर पर। ठीक है, तो उसके लिए एज अ बिगिनर मैं आपको अच्छा ही रेट करूंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। देखा कितने स्माइल, तो देखिए हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या लगता है आज की परफॉर्मेंस से? आज की परफॉर्मेंस से बस ऑनेस्टली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइक पहले भी हर दफ़ा मैं परफॉर्मेंस दे के आया था, मैं ये कहता था कि मैं कहीं ना कहीं श्योर हूँ कि आई विल गो थ्रू इट, लेकिन आज ऑनेस्टली मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि वो बता भी रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन वो जो मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे वो कुछ और ही बता रही है। दिल में क्या चल रहा है ये बताएं। दिल में इस टाइम एक हलचल सी जा रही है क्योंकि आज कहीं पे मुझे वो दिल में वो श्योरिटी का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा ऑनेस्टली। तो इसलिए बस वो 50-50 हाँ या ना के माबैन एक जंग चल रही है दिल में। अब आपको पता है कि आज हमें हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट चाहिए, इतना सा फासला रह गया, और अगर यहाँ से आपको वापस जाना पड़े तो क्या होगा? डेफिनेटली देखिए, इस बात के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि यार कहाँ पे आके रह गए, ठीक है, लेकिन इसका पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आई हैव कम्पीटेड ऑलमोस्ट 3,995 पीपल। सो एक्जैक्टली बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि बस आप टॉप 3 में आ जाएं और फिर मेरी ट्रीट भी व्यूअर्स जिनसे बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फ़हीम जी। तो व्यूअर्स, फ़हीम का कहना ये है कि उनको लग रहा है 50-50 हैं। आज जो टाइम है, मतलब हमारे पास टॉप 5 कंटेस्टेंट है, लेकिन उनको डर ये है कि कौन जाता है कौन रहता है। जितने वो परेशान है उतनी परेशान मैं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाजरीन, अभी अभी हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि 2 ट्विन टावर्स पे एक हमला हुआ है और जिस ट्विन टावर्स जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं वहां पे आके 2 जहाज टकराए हैं, जिसकी वजह से वहां पे काफी लोगों की हम देखते चलें कि वहां पे किस तरह की सूरत हाल है। अब आप ये फुटेज देख सकते हैं कि वहां पे जहाज लगने की वजह से वहां पे धुएं के बादल दिखाए और ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि वहां पे आके जहाज टकराया और किस तरह से वहां पे बाकायदा धमाका वो दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरह धुएं के बादल वहां पे दिखाई दे रहे हैं और वाज़े तौर पे ये आपको बार बार फुटेज में दिखाया जा रहा है कि एक जहाज ट्विन टावर पे आके उसने हमला किया है जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ट्विन टावर से मुल्हिका बिल्डिंग में भी कुछ मलबा गिरा है और आप ये देख सकते हैं कि मलबा नीचे गिर रहा है ट्विन टावर से और यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोगों की भगदड़ मच चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां पे इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और धुएं के बादल वहां पे शिद्दत के साथ छा रहे हैं और आप तबाही के मंजर आप अपने सामने देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे हमला हुआ। ये आप सामने देख सकते हैं कि पेंटागन का वो इलाका जहां पे जिसके गिर्द वो हमला हुआ और जहां पे अब इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं कि आज सुबह 9:15 पे ये हमला हुआ जहां पे। ठीक है, थैंक यू अल्मास। अल्मास, बात तो आपने सही पकड़ी और ठीक भी आपका था, पॉइंटेड भी वही था जो इवेंट दिखाया जा रहा था, लेकिन फ्लो आज आपका जो है वो बहुत गड़बड़ था, बहुत पॉजेज आप ले रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जब आपके सामने फुटेज चल रही हो तो आपको कहना चाहिए था एक जहाज तो पहले टकरा चुका हुआ है, दूसरा आके टकरा रहा है, तो फिर आपको क्वालिफाई करना चाहिए था सही से कि दूसरा था। लेकिन बहरहाल आपने कई दूसरे साथियों की निस्बत इवेंट को ग्रैब ठीक किया है। नरेशन तो खैर किसी स्टेज पर भी ठीक हो सकती है। कैसी रही परफॉर्मेंस आपकी आज? परफॉर्मेंस ठीक रही, आज पिछले की निस्बत बेहतर थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब आपको क्या लगता है कि आज आप बॉटम 3 में होंगे या टॉप 3 में? अब बाकी परफॉर्मेंसेस चूंकि मैंने देखी नहीं इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं अल्मास सबी साकिब। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताते चलें कि अंजुम अकील साहब जो कि MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्हें उनके घर से आज गिरफ्तार किया गया था, जो कि अभी इत्तलात के मुताबिक वो अपने जहां पे उन्हें गिरफ्तार किया गया था शालीमार थाने में, वहां से वो अपने चंद कारकुनों के धावे की वजह से फरार हो चुके हैं। हम वहां पे इस्लामाबाद में मौजूद शालीमार थाने के करीब हमारी रिपोर्टर से पूछते हैं कि आखिर अब तक की क्या इत्तलात है कि आखिर फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 11 शिद्दत पसंद हलाक और 6 जख्मी हो गए। इसके अलावा शिद्दत पसंदों के कई ठिकानों पर गोलाबारी की गई, जिसके नतीजे में उनके ठिकाने तबाह हो गए। थम्पो में पाकिस्तान और भारत के वज़राए दाखिला ने मुलाकात में मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात में हायल रुकावटों को दूर करने पर इत्तेफाक किया जाए। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम से कहा है कि पाकिस्तानी अदालती कमीशन जल्द भारत का दौरा करेगा, जिस पर चिदम्बरम ने कहा कि वो पाकिस्तानी अदालती कमीशन के दौरे के मुंतज़िर रहेंगे। इसके अलावा दोनों मुल्कों के वज़राए दाखिला ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। कराची में फायरिंग के मजीद वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। याद रहे कि जुमा की सुबह से लेकर अब तक 23 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मलीर में MQM के 2 कारकुनों की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई है। MQM के रहनुमा रजा हारून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हुकूमत दहशत गर्दों की सरपरस्ती छोड़ दे, वरना हालात कशीदा हो सकते हैं। ठीक। तमन्ना हो कि जीते जी ही गुजर जाएं जहन्नुम से, तो हाजिर है वतन मेरा, अरे साहब इधर आए। हर एक आफत जमाने की, हर एक बहरान जारी है, सजी है कत्ल गाह हर सू, हर एक तूफान जारी है। यहाँ बारूद फटता है, धमाके रोज होते हैं, तड़पते देखकर लोगों को भी हाकिम या सोते हैं। ज़रात और सनत की तरक्की याद रफ्ता है, भड़कती आतिशे गर्मा में हर एक जान खस्ता है। यहाँ पे भूख, चोरी और करप्शन राज करती है। यहाँ मखलूक काफ़ी है अगरचे रोज़ मरती है। हमारी बात ही क्या है, यहाँ ईमान बिकता है, यहाँ रोज़े भी बिकते हैं, यहाँ रमज़ान बिकता है। हमारी ममलुकत का बस यही एजाज़ काफ़ी है। यहाँ हर डाकू मुअज़्ज़िज़ है, हर एक कातिल को माफ़ी है। परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? बाकी कंटेस्टेंट तो आ रहे हैं, कह रहे हैं जी हाँ अच्छी होगी, नहीं अच्छी हुई, आप क्या कहेंगे?
आज जजेस के कमेंट्स अच्छे थे और उन्होंने ये कहा था पहली दफ़ा, और वो खुश भी हुए थे मेरे से, कि वो कह रहे थे कि आज मेरी परफॉर्मेंस पिछली परफॉर्मेंसेस जितनी हुई हैं उनमें सबसे अच्छी है, जो मेरी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंसेस है, किसी और की बात नहीं कर रहा। तो आज मतलब ये था कि मैं अपने आप से कंपटीशन जीत गया हूँ। अब आगे देखते हैं कि क्या बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अल्मास सबी साकिब। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम में हम एक नए तजिए, नए जाविये और एक नए इशू के साथ आते हैं। चुनाचे इस दफ़ा हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो एक बहुत ही अहम मौजू है और जो कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के हल तलाश करने में भी बहुत ही कारआमद है, क्योंकि आज तक हम मसलों को सतही नज़र से तो देखते हैं, लेकिन आज तक कभी हम उसकी गहराई में नहीं जा पाए कि आखिर मसला क्या है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बहरानों का सामना है। चुनाचे आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू कुछ यूँ है कि पाकिस्तान पे दर पे बहरानों के भंवर में एक तजिया। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के बहरान आते रहे हैं। कभी बिजली का बहरान, कभी आटे का बहरान, कभी महंगाई का तूफ़ान, कभी प्याज, आटे और दाल की कमियाबी का खिलजात। चुनाचे ये वो सब चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ किस्म के बहरानों से दोचार करती रही हैं। इसके अलावा लोगों को रोज़गार मैसर नहीं, ज़िंदगी गैर महफूज है, लोगों के आंसू और ख्वाब तक खुश्क होते जा रहे हैं। लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रही कि आखिर इन तमाम बहरानों का मंबा कहाँ है, आखिर इस सारे शैतानी चक्कर की जड़ क्या है। क्योंकि पॉलिटिकल टॉक शोज़ और सियासी दंगलों में सियासतदान, कोई इदारा या कोई भी जमात अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की या तो अहल नहीं या फिर वो कबूल नहीं करते। और सवाल फिर से वही है कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। नाज़रीन, 1940 की दिहाई में कायदे आज़म अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि उनकी जेब में खोटे सिक्के हैं। इन्हीं खोटे सिक्कों ने कायदे आज़म की रहलत के बाद इस मुल्क के इक़्तिदार को संभाला और फिर नाअहलियाँ की। उनकी नाअहली के बायस सिविल ब्यूरोक्रेसी और फौज ने न सिर्फ इस मुल्क के इक़्तिदार को संभाला और उन पर कब्जा जमाया, बल्कि इस मुल्क को मुल्क बेआइन बना दिया और फिर अपनी बेजवाज़ हुकूमत के लिए अपने गैर मुल्की आकाओं की खुशनुदी में अपनी ताकत का मंबा समझा। अब जब ताकत का मंबा यहाँ पे हमने समझा तो एक मनफी रविश वहीं से शुरू हो गई, जो कि बिडाबीर की वतन फिरोशी से लेकर डॉक्टर आफिया का बर्दा बेचने तक जारी रही और फिर इसमें नाअहली और करप्शन दोनों चीज़ें शामिल होती चली गईं। चुनाचे इस करप्शन और नाअहली की वजह से आज हमारा मुल्क खोखला होता जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या हमने जागीरदार, सनतकार, अस्करी और तिजारती इजारादारों के खिलाफ कोई शाह वलीउल्लाह, रूसो, लेनिन या नेल्सन मंडेला पैदा किया है या नहीं। हम ये देखते हैं कि क़यादत, जो कि सबसे बड़ा बहरान होता है और जो कि तमाम बुराइयों की जड़ है और जो कि आज के तमाम मसाइल की जड़ है, क्या हमें वो पूरा करने में किसी तरह से भी किसी ने कोई कुर्बानी दी है या नहीं। हम ये देखते हैं कि ना तो यहाँ पे अवामी वोट को ताकत समझा गया और अगर समझा गया तो फिर उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया। चुनाचे इन सारी सूरत हाल को देखते हुए जो हमें वाज़े तौर पे एक चीज़ नज़र आती है कि जो तारीख भी बताती है कि मार्टिन लूथर से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक इंटेलिजेंशिया वो चीज़ होती है जो कि तब्दीली और इनकलाब की वजह बनती है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल में हमें देखने को ये मिलता है कि इंटेलिजेंशिया बेसमत है या ताकतवर नहीं है। लिहाजा इन दोनों सूरत हाल को सामने रखते हुए जब हमारे सामने एक तजिया आता है, ये जो हमारे सामने एक नतीजा निकलता है कि किसी भी मुल्क की तारीख का रुख तब्दील करने वाला वो तबका जो कि सबसे अहम होता है, यहाँ पे बेकार या करामंद नहीं हो सका। सबसे बड़ा बहरान जो हमारे मुल्क को जिससे वो दोचार है वो है इंसानी बहरान और फिर इंसान में क़यादत का बहरान। लिहाजा ये वो सब चीज़ें हैं जो कि इंटेलिजेंशिया के सख्त रद्द-ए-अमल और फिर उसी के नतीजे से हमें हासिल हो सकती हैं। अगर आज हमने इस बहरान को मुकम्मल ना किया। अलमास, आपने आगाज बहुत अच्छा किया, आपने इशू भी बहुत अच्छा पकड़ा, आपने उसकी फॉर्मुलेशन भी बहुत अच्छी की, लेकिन फिर आपने वेवर करना शुरू किया। जिस बहरान का जिक्र आप फरमा रहे हैं उसका मार्टिन लूथर किंग या लूथर किंग से कोई ताल्लुक नहीं है। सही, वो ब्लैक मूवमेंट थी, इट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर। जो कीवर्ड आप मिस कर गए वो था बैड गवर्नेंस। सही, कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी वाहद रीजन ये है कि बैड गवर्नेंस है और हमारी लीडरशिप चाहे वो फेडरल लेवल पर है चाहे प्रोविंशियल लेवल पर है,
गवर्न करने के काबिल नहीं है, और यही वजह है जो जन्म देती है उन तमाम मसाइल को जिसका आपने जिक्र किया था। सही। लेकिन यू स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। सही। आपका इशू भी बहुत ठीक था, टॉपिकल था, और ऐसा इशू है जिसमें हर सुनने वाला, हर व्यूअर जो है वो इंटरेस्टेड है। लेकिन वो थोड़ी सी इस सिमत को, अगर आपने बात की क़यादत की, और मैं तवक्को कर रहा था, मैंने पहले लिख लिया था ये बैड गवर्नेंस पे आएगा, एंड दैट वुड हैव बीन एक्सीलेंट। और योर परफॉर्मेंस वाज वेरी इंप्रेसिव। ओके, थैंक यू। जी इल्मास, आज क्या कहेंगे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में? आज परफॉर्मेंस अच्छी हुई है और जजेस ने भी कमेंट्स अच्छे दिए हैं। अब आगे तो डिसीजन पे डिपेंड करता है कि डिसीजन क्या होता है। बहरहाल जैसा कि मैंने पिछली एपिसोड में कहा था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन था, इस दफ़ा भी मैं कुछ हद तक मुतमईन हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस मरहले से भी गुजर जाऊँगा। अब आगे खुदा जाने क्या होता है क्या नहीं होता। A product of Popular Group. ये है वक्त। A product of Popular Group. वक्त टेलीविजन से मैं हूं हैदर मुर्तजा, ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ। सामीन नाजरीन, आपको इस वक्त लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर मुमताज़ कादरी, जो कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को जिन्होंने कत्ल कर दिया था, उनको पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। हम उस पर बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप मनाजिर देख रहे हैं, आपने अभी मुमताज़ कादरी को भी देखा जो कि कातिल हैं गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के, और इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं, आपको पुलिस की भारी नफरी नजर आ रही है, और इसके साथ साथ एडवोकेट्स को, वकला को भी आप देख रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ी आपको नजर आ रही है जिसमें सख्त सिक्योरिटी में मुमताज कादरी को ले जाया जा रहा है पेशी के लिए, और इसके साथ साथ अब आप लॉयर्स को देख रहे हैं, और साथ साथ बहुत सी पुलिस की गाड़ियां भी आपको नजर आ रही हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मुमताज कादरी, एक मतलब फिर बताते चलें कि मुमताज कादरी जो कि कातिल हैं सलमान तासीर के, उन्हें पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी से निकलकर उनको आप देख सकते हैं, जैसे कि वीडियो में आपने देखा, और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है इस मौके पर ताकि किसी भी नागहानी वाकये से निपटा जा सके। और इस वक्त एक मरतबा फिर आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी को लाया जा रहा है पेशी के लिए, और बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है, और इसके साथ साथ वकला को भी आप देख रहे हैं। तो ताजा तरीन इत्तला यही है। वकला देख रहे थे, वकला क्या कर रहे थे यहाँ पे? जी सर, क्या कर रहे थे लोग जो बाकी खड़े हुए थे? वकला उनकी हमायत के लिए आए थे और बकायदा नाराबाजी कर रहे थे। इस्तकबाल किया जा रहा था उनका, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही थी। ये सब कुछ क्यों नहीं बताया आपने? वकला मौजूद तो थे वहां पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त टेलीविजन से हैदर मुर्तजा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला जाने वाला मैच, जो कि वनडे सीरीज का आखिरी मैच था, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर पुरअसरार तौर पर होटल से गायब हो गए हैं। और इस बारे में हम नुमाइंदा वक्त न्यूज से बात करते हैं, जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, स्टेडियम में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी बताइएगा फहीम के ये वाकया जो है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो विकेट कीपर हैं जुल्करनैन हैदर, वो होटल से गायब हो गए। ये किस वक्त का वाकया, कब ये पता चला कि वो होटल में मौजूद नहीं है? हैदर, अभी जब दोनों टीमें अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो मैच से कुछ देर कबल की प्रैक्टिस के लिए जब स्टेडियम में उतरी, तो उस वक्त अचानक जो है वो मालूम हुआ कि हैदर जो है वो इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है। और जब होटल मैनेजमेंट से राब्ता किया गया तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं पाए गए थे। अच्छा, ये बताइए, थोड़ी देर पहले फहीम, आप होटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, एक टीम मैनेजमेंट जो है उससे कुछ पूछा और उन्होंने जी बिल्कुल है, मेरी टीम मैनेजमेंट से बात हुई है, टीम मैनेजर के साथ बात हुई। उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए हमें ये इत्तलात दी है कि जुल्करनैन हैदर जो हैं वो पुरस्कार तरीके से जो हैं वो होटल से गायब हो गए, और थोड़े ही देर बाद ही उनकी जो है वो एक कॉल मौसूल हुई थी कि वो दुबई छोड़ के जो है वो लंदन की जानिब जो है वो प्रवास कर चुके हैं। फहीम, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो लंदन की तरफ रवाना हो गए, क्या टेक्निकलिटीज हैं कि उनका पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट तो टीम मैनेजमेंट के पास होता है, या क्या सूरत हाल है? क्या वो छोड़ सकते हैं दुबई और लंदन जा सकते हैं?
जी बिल्कुल हैदर, इसमें यही जो है वो वाकयात जो हैं वो अभी तक पूरी तरह से मंजर आम पर नहीं लाए गए। ये चीज़ जो है वो अभी तक पुरस्रार तरीके से ये सारी सूरत हाल जो है वो चल रही है। जुल्करनैन हैदर जो हैं वो इस वक्त इतलात के मुताबिक उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो लंदन की जानिब परवास कर गए हैं। अब परवास के दौरान उन्होंने जो है वो यहाँ वहाँ पहुँच के उनकी जो कॉल जो मौसूल हुई उसके मुताबिक उन्हें बुकियों से जो है वो धमकियाँ मिल रही थी, उन्हें मजबूर किया जा रहा था। ये बताइएगा कि अगर ठीक है आज की परफॉर्मेंस कैसी रही आप? आज की परफॉर्मेंस जो है बेसिकली रिपोर्टिंग पे थी, तो थोड़ा टेक्निकलिटीज़ जो है उस हम अवेयर नहीं थे, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि खित्ते में किसी की चौधराहट तस्लीम नहीं की जाएगी। बिजली के शॉर्टफॉल में कमी के बावजूद लोड शेडिंग बदस्तूर जारी। आईजी सिंध कहते हैं कि कटी पहाड़ी के वाकयात में लैंड माफिया मुलव्विस है। बेनजीर कत्ल केस साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जायदाद की उबूरी तफसीलात अदालत में पेश कर दी गई। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास, रेलवे हुक्काम की सरजनिश। नॉर्वे में धमाके और फायरिंग से हलाकतों की तादाद 96 हो गई और पाकिस्तान के सादी अब्बास ने एशियन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि भारत की बालादस्ती से मुताल्लिक अमरीकी वज़ीर खारिजा का बयान उनका ज़ाती नुक्ता नज़र है। पाकिस्तान खित्ते में किसी की चौधराहट तस्लीम नहीं करेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की सालाना तकसीम अवार्ड तकरीब से खिताब के दौरान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि MQM वज़रा के इस्तीफे तस्लीम नहीं किए गए, लिहाजा उनका स्टेटस वज़रा वाला ही है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि कराची में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस हवाले से रिपोर्ट तलब की है जिसे जल्द मंजर आम पर लाया जाएगा। डॉक्टर गुलाम नबी फाई के मामले पर उनका कहना था कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर से है और हकायक सामने आने के बाद इसका जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि NICL केस में जफर कुरैशी के मामले पर अपने मौक़िफ़ से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त, मुझे घबराहट हो रही है। हाँ, लेकिन आपकी और ये इसकी गुंजाइश नहीं है प्रोग्राम के फॉर्मेट में। आप थोड़ा कैमरे से कांटेक्ट बढ़ाइए, आप स्ट्रेट पढ़ते जा रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा एक दो दफा आप आए कैमरे के ऊपर, क्योंकि जो टेलेंट है खबर का वो तो पढ़ चुके हुए हैं ना, वो तो इसकी तरफ देख के पढ़ दीजिए। फिर से इसी जो बाकी रह गई सिर्फ उसी में इसको आप मेकअप कीजिए। देखा, मैं आपको इशारा करके कह दूं कि थोड़ा सा प्लीज इसकी तरफ भी देख लें। टीवी कैमरा देखिए ना, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने टेलेंट तो पढ़ ली ना, उसके कम से कम उसके लिए तो कैमरे में आ जाए। राइट समय, क्योंकि आप लोगों के लिए पढ़ रहे हैं खबरें। जी, मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल में कुछ कमी आई है, तहम लोड शेडिंग का दौरानिया जूं का तूं है। शहरों में 12 से 14 घंटे जबकि देहात में 20 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। पेप्को के आदादोशुमार के मुताबिक बिजली की पैदावार 13,974 और डिमांड 18,677 मेगावाट है और शॉर्टफॉल एक दिन में 5,500 से कम होकर 4,703 मेगावाट पर आ गया है। पेप्को के आदादोशुमार के मुताबिक कराची को 660 मेगावाट बिजली रोक दीजिए इसको और अब सुना दीजिए हमें शेर जो आपने सुनानी है। हर कोई महवे यास रहता है, हर कोई महवे यास रहता है, वक्फे खौफो हिरास रहता है। हर कोई महवे यास रहता है, वक्फे खौफो हिरास रहता है। शहर वालों की देखकर हालत शहर कायद उदास रहता है। और जला के मस्जिद अक्सा को अहले बातिल ने खुदा गवाह ये सरबस्ता राज खोला है। वो माजी में कहते थे जिसे मिल्लते बैजा, वो दौरे हाल में एक बुज़दिलों का टोला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वक्त टेलीविजन और मैं हूं हैदर मुर्तजा। अहम कौमी खबरों के हवाले से तज्जियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम अप्स एंड डाउन्स हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है पाक अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी और इसके साथ साथ हालिया खबरों के इन ताल्लुकात पर असरात। अगर हम हालिया खबरों की बात करते हैं तो सबसे अहम खबर जो इस हवाले से हमारे सामने आती है वो ये है कि अमरीकी कांग्रेस की खारिजा उमूर कमेटी ने वो करारदाद मुस्तरद कर दी है जो कि इसलिए पेश की गई थी कि पाकिस्तान की इमदाद को बंद कर दिया जाए और ये कसरत राय से मुस्तरद की जा चुकी है। अगर हम मुखालिफिन और हामियों के नुक्ता नज़र पर निगाह दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि इस करारदाद के हामियों का मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान अमरीका को बेवकूफ़ बना
रहा है और मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे। दूसरी जानिब इस करारदाद के मुखालफीन ने यह नुक्ता नजर इख्तियार किया कि नहीं, हालात का तकाजा यह है कि पाकिस्तान में इदारों को मजबूत बनाया जाए ताकि मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें, और अगर इमदाद बंद कर दी जाती है तो उस सूरत में नताइज बरक्स दिखाई देंगे। नाजरीन, करारदाद तो मुस्तरद हो गई, लेकिन इस करारदाद के मुस्तरद किए जाने को इस बात का इंदिया समझा जा सकता है कि अमेरिका ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहता है। इस सवाल का जवाब हालिया अमरीकी तकरीबी इकदाम से सामने आ जाता है, और वो इकदाम है कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के सरबराह डॉक्टर गुलाम नबी फाई की गिरफ्तारी और उन पर अमरीकी इल्जामात, जिससे पूरे पाकिस्तान समेत मकबूजा और आज़ाद कश्मीर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। अगर हम डॉक्टर गुलाम नबी फाई के बारे में गुफ्तगू करें तो वो गुज़श्ता 2 दहाइयों से वाशिंगटन में मुकीम हैं और अमरीकी कवानीन की पासदारी करते हुए कश्मीर के मसले के हवाले से पुरअम जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। अचानक अमेरिका को क्या याद आ गया कि डॉक्टर फाई को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर इल्जाम आयद किया गया कि ISI के साथ उनके खुफिया ताल्लुकात हैं और वो ISI से पैसे लेते हैं। यहां पर 2 पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू की जा सकती है। इस गिरफ्तारी का एक अहम पहलू तो यह है कि इस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अमेरिका इस जरिए से भारत को यह पैगाम देना चाहता है कि हां, अमेरिका भारतीय नुक्ता नजर को कदर की निगाह से देखता है। नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तानी हुक्मरानों की तो यह बात वाज़ेह है कि हर दौर में पाकिस्तानी हुक्मरान ये कोशिश करते रहे हैं कि अमेरिका बहादुर को खुश किया जा सके, लेकिन रिजल्ट यही रहा कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ डू मोर का शाही फरमान जारी करता रहा। जी रोक दीजिए, आप यहीं पर रोक दीजिए। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, और कम होता है, काश ही ऐसा अक्सर होने लगे, कि आप जिस चीज़ को जज कर रहे होते हैं वो इतनी परफेक्ट होती है या इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होती है कि कभी कभी जजमेंट साथ छोड़ने लगती है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, एक अखबार का जो एक्सपीरियंस है मुझे, एनालिसिस जो मैं अपनी बसात के मुताबिक करता रहता हूँ, तो आपसे मुझे बहुत तवक्कात हैं और मैं आपसे बहुत खुश हूँ एज एन एनालिस्ट माई सेल्फ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि सबसे बड़ी बात है। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। मुर्तज़ा, एक तो आपको इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल गया जिससे मैं 100% इत्तेफाक करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी, यू आर गॉड गिफ्टेड। आई टेल यू, आपको अल्लाह मियां ने बहुत कुछ दे के भेजा है, और यू शुड बी थैंकफुल टू हिम for all that he has given you. यकीनन। Amazing selection of words, outstanding flow. I mean, it was just too perfect to be judged. We couldn't माशाल्लाह से। आप seriously, आप अपनी वालदा को मेरी तरफ से ये पैगाम दीजिएगा कि you were a God gift to her. Thank you. Thank you so much, sir. Good here. जी तो व्यूअर्स देखें कि मेरे चेहरे पे कितनी ज़्यादा खुशी आ गई है, और मैं उन लोगों के साथ बैठी हूँ। जी, आप तो बड़े लोग बन चुके हैं, वो हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट मेरे साथ बैठे हैं और वो भी बड़े खुश हैं, लेकिन थोड़ी सी टेंशन तो उनके साथ रहेगी कि वो अब आगे क्या होगा, लेकिन अभी तो उन्हें खुशी मनाने दें और ये कि अब इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम। जी फ़हीम, पहले आप बताएं। आज बस कुछ ना पूछें, तभी मैं फ़हीम से बात करती हूँ ना साथ ही। जी, आज बस ये कुछ ना पूछें, ये इधर कोर्ट छोड़ के बात कर लेना, आपको मसला नहीं है। असल में आज चूँकि मेरा एंड में टाया आ गया आरिफ के साथ, तो वो जो मूवमेंट्स थे दैट वर रियली बड़े डिफ़िकल्ट मूवमेंट्स थे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार बस जजेस फटाफट अनाउंस कर दें, बट जजेस वो बात को खींची जा रहे थे, और वहाँ पे उस टाइम खड़े हो ना, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई तलवार लेके सर पे खड़ा हुआ है। एंड मैं कॉन्स्टेंटली आई वाज एक्सपेक्टिंग, मेरे कान जो है ना वो मुसलसल फोकस पे थे कि अभी नाम आएगा फ़हीम। बस फ़हीम क्या, फ़हीम एलिमिनेट हो गए, आज आपका सफ़र ख़त्म हो गया। तो लेकिन बस किस्मत की भी यहाँ पे बात थी, आरिफ का दिन नहीं रहा तो जी कोई बात नहीं। और हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं, जी क्या कहेंगे आप हैदर साहब? अच्छा हैदर को जब देखो मतलब चुप करके बैठ रहे थे, आज तो आप खुश हो जाएं, खुल के बात करें। जी
जी, जहाँ तक ताल्लुक है आज की परफॉर्मेंस का, तो मैं कहना चाहूँगा कि जब परफॉर्मेंस हो गई थी और जजेस के कॉम्प्लीमेंट्स आ गए थे, तो मुझे लग रहा था कि टॉप 3 में मैं आ जाऊँगा। लेकिन जब देखा इनका नाम अनाउंस हुआ कि टॉप 3 में, तो हैदर ने बड़ा कहते हैं लंबा सांस लिया कि शुक्र है जी, मेहनत रंग ले आई। जी बिल्कुल, और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि वो है ना कि इसी आस पर मैं मुसाफिर हुआ था कि कट जाएगा ये सफ़र धीरे धीरे। अब हमारे टॉप 3 जो फाइनल थर्ड वन पे हैं अल्मास। देखिए आप इनके चेहरे पे देखें कि आज तो ऐसी खुशियां हैं जो मैंने आज तक नहीं देखी होगी इनके चेहरे पे। तो जी अल्मास, कैसा लग रहा है अब आपको? ज़ाहिरी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप किसी से पूछेंगे खुशी के दिन के अच्छा आपको कैसा लग रहा है, तो आप मेरा ख्याल है कि आप बड़ी अजीब ही बात करेंगे, क्योंकि अच्छा लग रहा है। ज़ाहिरी बात है, टॉप 3 में होना बहुत अच्छी बात है। और ये वो मकाम है कि जहाँ पे जिसका हमने ख्वाब भी देखे थे कि जब 4500 लोग आए थे और वहाँ पे हमने रात 10-10 बजे तक इंतज़ार किया था अपनी बारी के लिए कि हम कब बुलाए जाएंगे अंदर, और फिर 3-4 दफ़ा और फिर हर दफ़ा यहाँ पे आना, और वो इसी मंजिल के लिए आना था जिस पे आज हम पहुँचे हैं। अब आगे देखें क्या बनता है। बहरहाल हमारे लिए तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि हम टॉप 3 में सेलेक्ट हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही बायस है। एंड गुड लक जी। तो अब मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब मुझे बार बार कभी भाग के इधर नहीं जाना पड़ेगा, इधर नहीं जाना पड़ेगा, इन सब के साथ बैठ के बात हुआ करेगी। आप लोग भी देखते रहें और वेट करें फिनाले का, और उसमें देखते हैं कि हमें एंकर नंबर 1 इन्हीं में से कौन मिलता है।